₹3000 किसी फिजिकल टीचर को आप 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, ये कौन सा तजर्बा हो रहा होगा? थोड़ी सी जमीन है तो महाराजा हरि सिंह ने उसको इसलिए नहीं रखा था कि जमीन ही नहीं है, तो अगर ये जमीन कोई बाहर वाला ले जाएगा तो ये कहां जाएंगे? आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। आर्टिकल 370 में 2 ही चीजें बची। एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां के स्टेट IAS IPS तो कर सकता, लेकिन बाकी मुलाजिम नहीं कर सकता, और वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन पढ़ा हुआ लड़का कश्मीर का और जम्मू का, PhD करा हुआ लड़का जिसके 2 बच्चे हो, 3000 लड़के, ये 3-3 हजार रुपए पे 7 साल काम करते। जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें, स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई सजेशन नहीं आई। वो एक आदमी का, जो चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वो एक आदमी की सजेशन होगी। उसका इंपैक्ट देहात में क्या होगा, उसका इंपैक्ट जम्मू में क्या होगा, उसका इंपैक्ट लद्दाख में क्या होगा, उसका इंपैक्ट किसानों पे क्या होगा, मजदूरों पे होगा, वो नहीं सोचेगा। वो 3000 फिजिकल टीचर्स 2 साल पहले, लेकिन 7 साल तक उनको प्रोबिशन पीरियड है, और 7 साल तक सर आपको हैरान होंगे, जो फिजिकल टीचर्स हैं जो लगाए गए हैं बाई सिलेक्शन लगाए गए हैं, BA LLB हैं, MA हैं, MPhil हैं, PhD हैं, और 7 साल तक उनको माननीय गृह मंत्री जी पर मंथ सिर्फ ₹3000 मिले। ₹3000 किसी फिजिकल टीचर को आप 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, ये कौन सा तजर्बा हो रहा होगा? मेरे एक डेलीगेशन मिला जम्मू के भी और श्रीनगर के, एक की 2 लड़कियां थी, दूसरे के एक लड़का और लड़की थी, तीसरे की 1 लड़की थी। वो कहता है सर मैं अपने हर महीने अपने दोस्तों से 100-200 रुपए लेता हूं, क्योंकि बच्ची छोटी है, उसका दूध पूरा नहीं होता। माननीय गृह मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये प्रोबेशन तो होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, लेकिन 7 साल का फिजिकल टीचर का प्रोबेशन में सिर्फ 3 महीने, वो तो आधी नौकरी। पहले आजकल नौकरी कोई 30-25 साल वाले को तो नहीं लगती है, 40 साल वाले को नौकरी लगती है, और उसके बाद 7 साल ये गई तो तब तक 50 हो गया, और उसके बाद 10 साल बाद रिटायर होगा, उसके बाद पेंशन भी नहीं है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब अगर वहां विधानसभा होती तो इन लड़कों को कश्मीर और जम्मू से मुझे मिलने के लिए नहीं आने की जरूरत पड़ती, वहां MLA होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता। लेकिन कहते हैं हम दफ्तर, हमें अफसरों के पास टाइम नहीं मिलता है, इसलिए स्टेटहुड जरूरी है। और कोई चीफ मिनिस्टर किसी को शौक होगा, उसके लिए नहीं है, ये लोगों के समाधान के लिए। उसको पानी मिले, उसको बिजली मिले, उसको नौकरी मिले, उसका रोजगार मिले, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ये जरूरत। स्टाफ पूरे देश में यूटीज नहीं बनाते हैं, क्यों? इलेक्टेड गवर्नमेंट रखते हैं। सर मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ये मानेंगे कि जो रिस्पांसिबिलिटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है वो एक मुलाजिम की नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, और परमानेंटली अगर यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता था तो फिर 2-4 महीनों के लिए कार्डर को मर्ज करना और फिर स्टेट बनेगी और फिर उससे बाहर निकालना। तब तक कई ट्रांसफरें इधर की होंगी, इधर की होंगी। कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल जाएगा, गोवा मिजोरम से कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, जम्मू कश्मीर से गोवा मिजोरम जाएगा। तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? यूटी क्यों बनाया जा रहा? ये तर्क दिया जा रहा था, या तर्क दिया गया था कि विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज बाहर से जा नहीं पा रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा रहे हैं, और जिसके कारण वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादा। तो यूटी बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे,
डेवलपमेंट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे। गवर्नमेंट लथार्जिक है, वो रुचि नहीं ले रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से गवर्नर रूल हुआ और जब से स्टेटहुड, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बनी और स्टेटहुड खत्म हो गई, एक तो स्टेट के नक्शे से हिंदुस्तान के उड़ गई, यूनियन टेरिटरी बन गई, वो तो अलग बात। लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर जो एक बेस बनाई गई थी कि ये कारण है यूटी बनाने के। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज आती हैं, बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसके कारण है क्योंकि वहां सफल नहीं रहती ये इंडस्ट्री। 6 महीने तो विंटर होता है, दूर भी है। लेकिन अधिकतर हमारी जो जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब के साथ लगे हैं, कठुआ, सांबा और जम्मू। अधिकतर तो कठुआ में, थोड़ा फिर सांबा में और थोड़ी सी जम्मू। तो बाकी 7 डिस्ट्रिक्टों में कोई उद्योग लगाता नहीं है, दूर है जम्मू से, और रेल नहीं है। नॉर्मली रेल हेड पर लोग उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज के आंकड़े बताता हूं। नया उद्योग कोई नहीं आया माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन 2 सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997, तकरीबन 3 कम हैं 13,000 उद्योगों। और इनमें चल कितने रहे आज? 5,890। और बंद कितने हुए? 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। तो ये तर्क कहां? उसका मतलब है कि वो तर्क जो दिया गया था कि हम यूटी बनाएंगे, बाहर से आएंगे, मैं ये कहता हूं ये सब बाहर के थे। ये कोई पंजाब के थे, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई बंबई का था। तो यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं। यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए। फिर ये जो 1-1.5 साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा, तो लोग भागी गए, क्लोज। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फार्मूला ठीक नहीं था। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया। कोई डेवलपमेंट नहीं। टेलीविजन में हो सकता, लेकिन रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं। इरिगेशन का और या वाटर सप्लाई का जब टेंडर्स निकलते थे तो उसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 70% करती थी और 30% वेजेस कॉन्ट्रैक्टर लगाता था। मेरे पाइप्स का मैं उदाहरण देता था। तो वाटर सप्लाई वाले 70% पाइपें खरीदते थे। एक तो सस्ती खरीदते थे, सरकार की खरीदती थी, एक जगह खरीद। अब ये निकला कि नहीं, 70% नहीं, 100% कॉन्ट्रैक्टर खुद खरीदेगा। उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता रहता है कहां मुझे मिलेगी। सरकार खरीदती थी एक ही वगैरह, तो एक ही सरकार बांट देती थी कहां कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरा उसमें क्या गलती की कि अगर कहीं टूट गई पाइप, फट गई पाइप, तो डिपार्टमेंटल जो काम होता था रिपेयर का, अब वो डिपार्टमेंटल रिपेयर नहीं होगी, उसके लिए भी टेंडर निकलेगा। तो तब तक उसको प्यासा रहना है, तब तक उसको वाटर सप्लाई के। तो अगर डिपार्टमेंट होला था तो उसी रातों रात उसको दूसरी पाइप लगाता, जोड़ देता। नहीं, उसके लिए भी अब क्या कहते हैं, टेंडर निकलेगा। अब अफसर हमारा तो कानून नहीं बना सकता। वो कानून बनाएगा, वो एक जगह एक आदमी बनेगा। अभी हम यहां डिस्कस करते हैं तो कानून आप लाते हैं तो कितनी अमेंडमेंट्स उसमें आती हैं, कितनी उसमें सजेशंस आती हैं। अब आज कानून बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई सजेशन नहीं आई। वो एक आदमी का, जो चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वो एक आदमी की सजेशन होगी। उसका इंपैक्ट देहात में क्या होगा, उसका इंपैक्ट जम्मू में क्या होगा, उसका इंपैक्ट लद्दाख में क्या होगा, उसका इंपैक्ट किसानों पे क्या होगा, मजदूरों पे होगा, वो नहीं सोचेगा। वो तो दफ्तर में बैठ के बनाएगा। लेकिन उसको इंपैक्ट को देखने के लिए जो हम कानून बनाते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में, वो चर्चा होती है
और एक कलेक्टिव विजडम होती है, उस कलेक्टिव विजडम से वो एक नक्शा ही बदल जाता है। से हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए, MBBS, MD, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ताकि गांव तक पहुंच जाए। और यहां जम्मू कश्मीर में 15,000 ट्रेनिंग करके बैठे हैं और किसी ऑफिसर को फुर्सत नहीं है कि ये इनको परमिशन दे दे फार्मेसी एक्ट के तहत। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है कि जो इन लोगों तक पहुंच जाए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पहले से है। सर क्यों हम आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था? आर्टिकल 370 में 2 ही चीजें बची थी। एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां के स्टेट IAS IPS तो कर सकता था, लेकिन बाकी मुलाजिम नहीं कर सकता, और वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन आज के ग्रामीण बैंकों में बाहर के लोग आ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सर क्यों नहीं बाहर का कर सकता था? कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई आसमान से जम्मू कश्मीर उतरा था तो वहां कोई जा नहीं सकता और जम्मू कश्मीर वाले पूरे हिंदुस्तान में जा सकते। सर ये आज के जमाने नहीं थे, महाराजा हरि सिंह के जमाने से था। 1925 आजादी से कई साल पहले। उसका कारण है, मैं कह चुका हूं इस सदन में, कि जम्मू कश्मीर में या तो पहाड़ है या फॉरेस्ट, जमीन न होने के बारे में न होने के बराबर है। मेरे बहुत सारे साथी जब यूटी बनी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जमीन वहां खरीदेंगे, बहुत सस्ती होगी। मैंने कहा मैं तो नहीं खरीद पाया, आप खरीदो। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपको कि वहां जमीन सिर्फ कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले खरीद सकते हैं, तो आप एकड़ों की जमीन से। मैंने कहा जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में आपको मालूम है जमीन एकड़ पर एकड़ क्या है? कहा नहीं होगी 30-40 लाख। मैंने कहा 30-40 नहीं, 40-50 करोड़, 40-50 करोड़ की 1 एकड़ जमीन आपको जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में मिलेगी, क्योंकि जमीन नहीं है। हमारी सब जमीन फॉरेस्ट और पहाड़ है, तो थोड़ी सी जमीन है। तो महाराजा हरि सिंह ने उसको इसलिए नहीं रखा था कि जमीन ही नहीं है, तो अगर ये जमीन कोई बाहर वाला ले जाएगा तो ये कहां जाएंगे, ये क्या खाएंगे। इसी तरह से नौकरी क्यों बाहर वाला ये प्रोविजन रखा गया था कि नहीं जाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा, जहां हिंदुस्तान खत्म होता या हिंदुस्तान जहां से शुरू होता, एक तरफ फिर पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है। तो इतना दूर जहां रेल की अभी कश्मीर तक सुविधा नहीं है पहुंचने की, गाड़ियों में जो माल जाता है तो सबसे महंगा बना हुआ गुजरात से जाएगा, तमिलनाडु से जाएगा, बंबई से जाएगा। ट्रेन जहां तक है वहां तक तो ठीक है भाड़ा में, वहां से ट्रकों में जाना है तो इसलिए महंगा डबल हो जाता है। वहां कोई उद्योग नहीं बना, अनसर्टेनिटी की वजह से। दुर्भाग्य है कोई बड़ा उद्योग नहीं है, यही छोटे छोटे उद्योग जो मैंने ये 12,000 गिने, ये 12,000 उद्योग सर ये एंसिलरी होंगी किसी एक उद्योग के, गुजरात के या बंबई वाले के, जिनमें बेचारे 10-12 लोग काम करते हैं। ये छोटे छोटे उद्योग, इन्हीं पे हम गुजारा करते हैं, बड़ा उद्योग नहीं। जब बड़ा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है। तो इसलिए वहां जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक उद्योग के तौर पे काम करते हैं। वहां कोई उद्योग नहीं है तो यही एक उद्योग। अगर उद्योग नहीं होता तो एमफिल पढ़ा हुआ लड़का कश्मीर का और जम्मू का, PhD करा हुआ लड़का जिसके 2 बच्चे हो, 3,000 लड़के, ये 3-3 हजार रुपए पे 7 साल काम करते नहीं करते। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर। माननीय लोग इस समय पहले खत्म हो चुका है, समय बहुत पहले खत्म। मैं 2-3 मिनट में खत्म। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें। स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। मैं अलग से वो आपको बात करूंगा किसी वक्त बैठ के, उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या नतीजे निकलेंगे। यहाँ वो नेगेटिव चीजें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छा भी नहीं है।